वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चन में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं उनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपीजी के हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। पहला है शुद्धग्रह बेल्ट जो मंगल और बृहस्पति के बीच है, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है कूपर बेल्ट जो बृहस्पति और वरुण के बीच पाई जाती है। इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, इसमें जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो सही दी गई, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी बेल्ट होती है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। लेकिन जो कूपर बेल्ट है ये क्या होती है, नेपच्यून की कक्षा से इसके परे बर्फीले पिंडों का एक डोनट के आकार का क्षेत्र होता है, या प्लूटो और अधिकांश ज्ञात जो बौने ग्रहों और धूमकेतुओं का एक घर होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नेपच्यून है, यहाँ पर बृहस्पति गलत दिया गया है, कूपर बेल्ट जो है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए केवल पहला कथन सही होगा। 17th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जो सुनामी है इसकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ लंबी होती है। सेकंड है, सुनामी के निर्माण में सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कोई भूमिका नहीं निभाता है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। जो सुनामी है ये समुद्र में एक बड़े और निश्चित विस्थापन के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यधिक लंबी लहरों की एक श्रृंखला होती है, जो सामान्य तौर पर आप देखेंगे समुद्र तल के नीचे या उसके निकट कोई भूकंप आता है तो उसका परिणाम होती है। तो एक बार उत्पन्न सुनामी अपने स्रोत से सभी दिशाओं में बाहर की ओर फैल जाती है। तो तरंगों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य। सुनामी की लंबी तरंग दैर्घ्य के कारण जो सैकड़ों मील तक के पहुंच सकती है, और गहरे समुद्र में सुनामी मुश्किल से ध्यान देने योग्य होती है। सुनामी की उनकी जो लंबी तरंग दैर्घ्य है उसे हम ज्वारीय लहरें भी कहते हैं। लेकिन इसके निर्माण में किसी भी प्रकार से सूर्य या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये भूकंप के कारण आया हुआ जो परिणाम है उसके कारण सुनामी होती है। ठीक है, अगर ज्वार भाटा दिया होता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता।
18th क्वेश्चन देखिए, पंचप्रयाग के बारे में दिया गया है। सूची ए को सूची बी से मैच करना है। अलकनंदा से कौन कौन सी रिवर्स आके मिल रही हैं ये पूछा गया है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग में। धौली गंगा, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी में से आपको कोई नहीं याद है, तब भी एक तो याद होगा जो कि भागीरथी नदी से आकर के मिलती है अलकनंदा, तब इसे देवप्रयाग कहते हैं और इसी के आगे हम इसे गंगा नाम से जानते हैं। सी का 4 हो जाएगा और सी का 4 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है? देवप्रयाग में, 4th ऑप्शन, ऑप्शन ए। देखिए आपको आंसर भी मिल गया। विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा से आकर के मिलती है। ठीक है, फिर आ जाता है इसके बाद विष्णुप्रयाग के बाद नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग इसमें पूछा ही नहीं गया। नंदप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। अगली रिवर कर्णप्रयाग जो अलकनंदा से पिंडार आकर के मिलती है। तो कौन सा हो जाएगा अब? कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर के मिलेगी अलकनंदा से। बचे रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आकर के मिलती है अलकनंदा से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। 19th क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत होती है, कोई मौसम नहीं होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जो स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक क्या होता है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है, क्षोभ मंडल के ऊपर वाली लेयर है। तो ये जो क्षोभ मंडल है इसमें क्या होता है? मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में होती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होती। समताप मंडल के ऊपर जो समताप मंडल है यहीं पर ओजोन लेयर भी पाई जाती है। ठीक है, अब जो समताप मंडल है यहाँ पर ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें बचाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है और विमान क्या होते हैं? निचले जो समताप मंडल है निचला वाला वहां पर यात्रा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। बहुत ही शुष्क होता है, बहुत कम जलवाष्प होता है यहाँ पर, और इस कारण इस परत में बादल कम पाए जाते हैं। समताप मंडल में वायुमंडल का 15% जो द्रव्यमान होता है और इसमें किसी भी प्रकार के मौसम के घटित होने की पर्याप्त गैसें ही नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मौसम संबंधी क्रियाएं नहीं होती। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो एक है जो इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट होंगे। महानदी शिवनाथ, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की पेनगंगा और कावेरी की अकरावती इसमें बताया गया सहायक नदियां हैं। तो देखिए इसमें जो पेनगंगा कृष्णा की दी गई है वो गलत हो जाएगा। क्यों? पेनगंगा, वेनगंगा ये सारी किसकी सहायक नदियां हैं? याद रखिएगा ये गोदावरी की हैं। ठीक है, बाकी सारी करेक्ट दी गई हैं। महानदी की शिवनाथ है, गोदावरी की मंजरा है, कृष्णा की आप याद रखिएगा तुंगभद्रा हो गई। ठीक है, मूसी हो गई, ये सारी सहायक नदी कृष्णा की हो जाएंगी। कावेरी की कौन सी हो जाएगी? अर्कावती। याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। 21वां प्रश्न है, मुरंतो खदान जो मुरंतो माइन है ये किस लिए फेमस है? डायमंड के लिए, गोल्ड के लिए, कॉपर या फिर कोल या फिर कोयला के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सोने के लिए फेमस है, उज्बेकिस्तान में है ये मुरंतो खदान। और किसके लिए फेमस हो जाएगी? गोल्ड के लिए। 22वां प्रश्न देखिए, लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। चैनोजम, सीरोजेम्स और ब्रूनिज्म ये स्टेपी, गर्म रेगिस्तान और प्रेरी जहाँ पर भी पाए जाते हैं उन्हें हमें मैच करना है। तो चैनोजम मैंने आपको जो पढ़ाया था सॉइल वाला चैप्टर तब बताया था, काली मिट्टी को ही हम लोग चैनोजम के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी उपजाऊ होती है और स्टेपी वाले क्षेत्र में आपको काली धरती के नाम से आपको चैनोजम्स मिल जाएंगी। तो इसको हम मैच करेंगे, पहला करेक्ट हो जाएगा ए का 1। सीरोजेम्स क्या होते हैं? ये मध्य अक्षांशों में जो गर्म रेगिस्तान पाया जाता है वहां पर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और उसी को हम सीरोजेम्स के नाम से जानते हैं। तो बी का 2 हो जाएगा। ब्रूनिज्म ये प्रेरी मिट्टी भी इसे कहते हैं, महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसका विकास घास के मैदानों में किया गया है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है जिसे हम ब्रूनिज्म बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। 23rd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है? फ्लोरिडा, कैनरी, वेनेजुएला और फॉकलैंड में से बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ये गर्म है, फ्लोरिडा गर्म है। कहाँ पर है? साउथ अटलांटिक ओशन में ये प्रवाहित होती है फ्लोरिडा करंट। याद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी की जो है कैनरी है, वेनेजुएला है, फॉकलैंड है, ये सारी क्या है? हॉट ओशनिक करंट है, याद रखिएगा। 24th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मिलान करना है। एक तरफ ग्रासलैंड्स हैं और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं ये पूछा गया है। पंपास, डाउन्स, वेल्स, ग्रैंड चाको, पराग्वे, साउथ अफ्रीका, उरुग्वे और ऑस्ट्रेलिया में मैच करेंगे।
कोई एक भी तैयार है तब भी हम लोग करेंगे। जैसे डाउन्स, मैंने आपको याद कराया था, डाउन्स मतलब डाउन, डाउन नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया है, तो बी का 4 आप मैच करेंगे। बी का 4 हमें 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, बाकी के 2 हट गए हैं। तो जो वेल्ड है, वेल्ड कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 हमें ऑप्शन बी मिल गया, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे देखेंगे पंपास कहाँ पाया जाएगा, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलता है। कौन सा, पंपास, ठीक है। ग्रैंड चाको कहाँ हो जाएगा, ग्रैंड चाको हो जाएगा पराग्वे में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। 25 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। सेकेंड, इस योजना का लक्ष्य 2026 तक सभी किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। और थर्ड, वर्तमान में देश में कुल बोए गए क्षेत्र का 70% से अधिक हिस्से में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। करेक्ट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि जो इसका टारगेट है वो 2024 तक था। ठीक है। दूसरा, इसमें जो कुल बोए गए क्षेत्र का पूछा गया है कितना हिस्सा है, तो 52% जो एरिया है वो सिंचाई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है। इस डेटा में कोई आगे भी चेंज होता है तो वो मैं आगे की क्लास में करवा दूंगी। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मैकाल श्रेणी अमरकंटक में महादेव पहाड़ियां, धूपगढ़, राजमहल पहाड़ियां, पारसनाथ और विंध्याचल अरमाकोंडा। तो आपको बताने की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मैकाल श्रेणी की अमरकंटक दी गई है तो सही हो जाएगा। महादेव की धूपगढ़ है। राजमहल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जबकि विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना चोटी। ठीक है, कौन सी है, सद्भावना चोटी। ये अरमाकोंडा किसकी है, तो कोंडा टाइप का जो वर्ड आता है तो आप इसको आंध्र प्रदेश साइड याद रखेंगे। तो आंध्र प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अरमाकोंडा है। ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। 27वां क्वेश्चन है, सोनापानी ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पीर पंजाल, काराकोरम, गढ़वाल या फिर जासकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल में सोनापानी ग्लेशियर स्थित है। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। तो अभी हमने ओशनिक करंट देखी थी, इंपॉर्टेंट है, सारी ओशनिक करंट आपको देखनी है, मैं कई बार करा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं प्रिपेयर है विद मैप आप देख सकते हो, मैपिंग सीरीज के साथ साथ जो दोपहर 1 बजे वाली क्लास है उसमें आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है। उसके साथ मैंने ये भी कराई हुई है जो लोकल विंड्स हैं। ठीक है। लोकल विंड्स में आपको ब्रिक फील्डर, लेवेंटर, पूना और उसके साथ साथ पापागायो दिया गया है। चलिए एक करके देखते हैं। इसका राइट आंसर ए है, ब्रिक फील्डर। तो ये वार्म करंट होती है, गर्म होती है। कौन सी, ब्रिक फील्डर। याद रहेगा ब्रिक फील्डर कैसी है, गर्म है। इसके अलावा लेवेंटर, पूना, पापागायो ये सारी क्या है, कोल्ड है। तो ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में चलती है और ये गर्म और शुष्क हवा होती है। ठंडी पवनों में मिस्ट्रल आ जाएगी, स्पेन और फ्रांस में चलती है। फिर बोरा आ जाती है, एड्रियाटिक सागर में चलती है। बुरेन रूस में चलती है। नॉर्टे मध्य अमेरिका में चलती है। पेम्पेरो याद रखिएगा साउथ अमेरिका में चलती है। लेवेंटर कहाँ चलती है, तो लेवेंटर चलती है जो सदर्न स्पेन वाला रीजन है। ठीक है। पापागायो कहाँ चलती है, तो ये मैक्सिको का मध्य क्षेत्र जो हो गया वहां पर, पुनः इंडीज क्षेत्र में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि एक बार में नहीं लर्न हो पाया है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा और आपको इतनी सारी तैयार हो जाएंगी। 29वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंगामी, जारवा, शोम्पेन, उराव। कौन सी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसमें देखिए जारवा है और शोम्पेन है, ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उराव कहाँ पाई जाती है, तो उराव छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। अंगामी नागालैंड की है, तो नागालैंड का जो कोहिमा जिला है वहां पर क्षेत्र में नागा जनजाति समूह है जिन्हें अंगामी बोलते हैं। और अंडमान निकोबार में ओंजेन्स हो गया, जारवा हो गए, संथाली हो गए, शोम्पेन हो गए, ये सारे कहाँ पर याद रखने, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न देखिए, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, रियल डेंसिटी या प्राइमरी डेंसिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, इसे हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आएंगे। हर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिनसे रिलेटेड और भी अगर फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। पेड कोर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वही कोर्स
लीजिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हो उसमें। आप ऐसा नहीं है कि 10 बुक पढ़ रहे हैं और उसमें से कुछ पूछा भी ना जाए, तो वही चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, फरवरी निकल गई है, मार्च और अप्रैल अब आपके पास टाइम है। जहाँ तक संभावना है मई जून में बोला जा रहा है एग्ज़ाम हो जाएगा, कंफर्म नहीं है, आयोग की तरफ से भी कोई नोटिस नहीं है, फिर भी आप मान के चलिए आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसी क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।